नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। रोको और टोको, जी मीडिया का बड़ा अभियान, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात यह हैं कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भारी है। इसकी रोकथाम के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, जनप्रतिनिधि हो, आम हो या खास, सभी इस वायरस को लेकर तमाम तरीके के प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे समाज की स्थिति, हमारे आसपास का माहौल ठीक हो सके। इसी को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। और इस समय हमारे साथ भारत सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री संस्कृति और पर्यटन विभाग की, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, प्रहलाद पटेल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रहलाद पटेल जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रहलाद पटेल जी, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां हाल ही में विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ है, आप उस क्षेत्र से सांसद भी हैं, और जब हम वहां का माहौल देखते हैं कोरोना को लेकर, वहां भी हमने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने रोको टोको अभियान चलाया है। आपके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है। अभी हालातों को लेकर क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी श्रोताओं को राम जन्मभूमि की शुभकामनाएं देता हूं। और एक सीधा संदेश है भगवान श्री राम से मर्यादा में रहने का, मर्यादा से चलने का और मर्यादा में बोलने का एक संदेश हमें मिलता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, इस महामारी में पहले से ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए हम सबको पहले से निर्देश दिए थे कि हम वैक्सीनेशन पर हेल्प डेस्क लगाकर बहुत तेजी के साथ वैक्सीनेशन करें। जब मैं अपने जिले की बात करता हूं तो एक जवेरा ब्लॉक है, जब मैं वहां पर पहुंचा था तो 20,000 लोगों का वैक्सीनेशन वहां पर हो चुका है। जिला अस्पताल भी आज गया था। मुझे लगता है कि ये अभियान आंदोलन के स्तर पर हमें 1 मई से प्रारंभ और तेज करना होगा, जहां 18 साल से लेकर किसी को भी वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। और इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने मुफ्त में ही वैक्सीनेशन का अपना निर्णय मध्य प्रदेश की धरती पर लिया है। मुझे लगता है जो दूसरी बात है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है या दूसरी लहर में, वो है ऑक्सीजन की और इंजेक्शन की। वो जो उपलब्ध दवाइयां हैं वो जरूरतमंद को मिले, उनकी निरंतरता बनी रहे। और मुझे इस बात की खुशी है कहते हुए कि जब मेरे मुख्यमंत्री से आज बात हुई थी, राज्य के स्तर पर वो खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और देश के स्तर पर लगातार प्रधानमंत्री जी इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी देश में नहीं होगी। उसको सुचारू रूप से चलाए रखना और उसके वितरण में पारदर्शिता हो, जरूरतमंद को मिले, ये मुझे लगता है हम सबकी प्राथमिकता है, जिसको हम बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। मैं दमोह जिले की बात कर सकता हूं कि मेरे जिले में जिला मुख्यालय के अलावा आने वाले 24 घंटे में जबेरा, हटा और पथरिया 3 जगह पे कोरोना के सेंटर प्रारंभ करने का लक्ष्य तय हुआ है, जिसे हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, जो तस्वीर हम देख रहे हैं प्रहलाद पटेल जी, आपने भी जिक्र किया और कहा कि भगवान इसी तरीके से कोशिश करे कि समाज में हालात बेहतर बने, हमारे आसपास का माहौल ठीक हो जाए। जी जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। एक बार रिपीट कर देंगे, मैं सवाल आपका सुन नहीं पाया। जी, मैं सवाल दोहरा देता हूं प्रहलाद पटेल जी, क्योंकि जो स्थिति अभी इस समय हम देख रहे हैं, आपने इंजेक्शन का जिक्र किया, आपने ऑक्सीजन का जिक्र किया, कुछ ऐसी घटनाएं लगातार हमारे सामने आई हैं और उसको लेकर प्रदेश सरकार भी सजग रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी, चाहे रेल का माध्यम हो या फिर कोई और माध्यम हो, मध्य प्रदेश तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया है। मुझे लगता है कि मैं विनम्रता पूर्वक ये बात कहूंगा कि ये दूसरे फेज में, पहले फेज में हमारे नौजवानों ने अवेयरनेस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मुझे लगता है कि बीच में जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के बाद हम सारे लोग जिस ओवर कॉन्फिडेंस में, जिनमें हमने अपनी जीवन शैली के बारे में अपना रास्ता चुना, उसने हमको नुकसान पहुंचाया है। ऑक्सीजन की बड़ी मांग है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस प्रकार से मांग और पूर्ति के भीतर बातें की जा रही हैं गैप की, वास्तव में वैसा सच नहीं है। कहीं पर वितरण के को लेकर या पहुंचने के बीच में कई जगह पर गतिरोध आए थे, ये सच्चाई है।
लेकिन उन गतिविधियों को पूरा करने का काम किया। मैं आज ही दमोह की बात करूंगा कि अगर 1 घंटे भी ऑक्सीजन के टैंकर की कमी होती है तो क्राइसिस ऐसा नहीं कि हो गई है, मुझे लगता है ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है जो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही विनती करूंगा कि मुझे लगता है कि कोरोना की पीड़ितों के लिए साहस देने की पटेल जी, जरूरत मेरी आपसे गुजारिश है, आपने भी इस चीज को करीब से जाकर देखा है, मैं जनता तक भी ये बात जरूर पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आप जिला अस्पताल का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे, वहां आपने कैसी व्यवस्थाएं देखी हैं सर? हाँ, मैं गया था और वहां पर मैंने देखा 2-3 मैंने ऐसे मुझे लगा कि ये बहुत गैर जरूरी और गलत है। जैसे उदाहरण के लिए गाड़ियां 4 व्हील या 2 व्हीलर का वहां होना, या जो पेशेंट सस्पेक्टेड वार्ड था मैं उसमें भी गया, वहां जो भीड़ थी, एक पेशेंट के साथ में 1 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पासिंग का सिस्टम हो, और मुझे लगता है उसके सख्त निर्देश हमने दिए। एक जरूर आपराधिक कार्य जिला चिकित्सालय में हुआ है कि कोई गैस सिलेंडर ले गया, लेकिन चूंकि वो सीसी कैमरे में है तो मैंने पुलिस से कहा कि कल तक ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस बल वहां पर बढ़ाया गया है, एसपी और कलेक्टर दोनों ने उसकी फिर से आज विधिवत समीक्षा की और मुझे विश्वास है कि कल तक वो सारी बातें पूरे तरह से बेहतर होंगी, क्योंकि हमारी सबकी प्राथमिकता यही है, चाहे वो जिला प्रशासन हो और चाहे वो चिकित्सालय के अधिकारी हो, चाहे आमजन हो, कि जरूरतमंद को मिले, पहली प्राथमिकता हमारी ये है और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है प्रहलाद पटेल जी, आप उसके एक बड़े चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, आप सक्रिय राजनीति में भी आज से नहीं दशकों से हैं, तो जो तस्वीर आज की आप देख रहे हैं, चाहे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की देखें या फिर आसपास के ब्लॉक की देखें, जिलों की देखें, तहसील की देखें, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी हैं? हम वायरस से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कटिबद्ध हैं? मुझे लगता है कि मैं इस पर सीधे टिप्पणी ना करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। उदाहरण के लिए कि हमारे यहाँ पर एक चवेरा में मुझे सूचना मिली कि सैंपलिंग में देरी हुई है, तो मैंने संभाग के कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि तब 2 दिन के भीतर तय है। 19 के जो सैंपल है उसके आज रिपोर्ट आ जाएगी, यानी 2 दिन के भीतर सैंपल की जांच जाएगी। मेरी एक प्रार्थना है, देखिए शुरुआती दौर में जब कभी कोई हाइपर होता है तो कुछ व्यवस्था करती है। अब जैसे कोई सिलेंडर उठाकर ले गया, यार ये असुरक्षा का भाव है। अब इसमें डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता, या डॉक्टर जो अटेंडेंट एक खड़ा है वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये लैप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन थोड़े समय के लिए था, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है, लेकिन वो दुरुस्त कर लिया गया और उसके बेहतर कड़े प्रबंध कल सुबह से दिखने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। बिल्कुल, ये साफगोई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप जिस कद के नेता हैं और आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि व्यवस्थाओं में पूरी तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो उसको मानना और उसके बाद कदम उठाना ताकि वो ठीक हो सके, बहुत जरूरी होता है क्षेत्र में। ऐसी ही एक तस्वीर हम वैक्सीनेशन को लेकर भी देख रहे हैं। कुछ तरीके से अगर देखा जाए तो कई जगह पर भ्रम की स्थिति पैदा हुई, लेकिन अब धीरे धीरे उस वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा रहा है। इसमें चाहे केंद्र सरकार हो, आप सरकार में मंत्री हैं, या फिर राज्य सरकार हो, क्योंकि आप वहां से सांसद हैं, तो दोनों ही चीजें समझते हैं। वैक्सीनेशन की तेजी को लेकर क्या कहेंगे सर आप? मृदुल जी, देखिए 2-3 बड़ी भूलें विपक्षी दल के लोगों ने की। शुरुआती दौर पर लॉकडाउन के बारे में जो टिप्पणियां की गई, जब हम देश और दुनिया जान नहीं रही थी, फिर उसके बाद वैक्सीन आई, हमारे उस वैक्सीन पर सवाल उठाए गए, फिर अब वितरण की बात आती है, सेकेंड फेज के समय आपने क्यों नहीं किया। ये जो बातें हैं ये बड़ी निराशाजनक है। मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि लैप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। उदाहरण के लिए कि दमोह है, दमोह में अगर हम अपने सब सेंटर 24 घंटे पे शुरू करते हैं तो हम मानते हैं कि जिला मुख्यालय पे दबाव कम होगा, जिला मुख्यालय में सुविधाएं हैं। अगर उससे भी कोई गंभीर स्थिति होगी तो हमें सागर या जबलपुर ही जाना पड़ेगा। तो इस चेन में कहीं ना कहीं ऐसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है जिसकी मैं आदर्श कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ। छोटी मोटी गलतियां अगर हो गई हैं तो उसके पीछे हमारे जिले का कारण मैं कहता हूँ, सागर की डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक तो मैंने चुनाव के बीच में ले ली थी, लेकिन यहाँ आचार्य संहिता के कारण कलेक्टर के सामने धर्म संकट था कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक कैसे बुलाए। कल उसने निर्वाचन आयोग को उन्हें जब मेल पहुंचाया, उसके बाद मैं भी मर्यादा बस इस कारण से मैं दूर था कि कल के दिन ये कहने को ना हो कि आचार संहिता में मंत्री ने जाकर बैठक ले ली है। इस कारण से भी कुछ परेशानियां हुई हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रहलाद पटेल जी, क्योंकि आपने 2-3 घटनाओं का भी जिक्र किया है, चाहे दमोह की घटना है, आसपास के जिलों की घटनाएं हैं, उस क्षेत्र से आप आते हैं और हाल ही में मैं भी वहां पहुंचा था, हमारी पूरी टीम पहुंची थी।
तो जो तस्वीर जिला अस्पताल की सामने आई उसे बेहतर करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है, हमारे कंधों पर ही है। और आप लगातार सर समाज सेवी या समाज से जुड़े हुए लोगों को भी प्रेरित करते हैं। सर हम भी रोको टोको अभियान चला रहे हैं और सर मैंने दमोह में जाकर वहां की सड़कों पर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। तो समाज की भागीदारी भी बहुत जरूरी हो जाती है इसके लिए। मृदुल जी, मैं आपको जी न्यूज को और पर्सनली आपकी टीम को मैं बधाई दूंगा। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा से मैं राजनीतिक कार्यकर्ता जरूर हूं। जब आपदा का समय आता है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे वो महामारी हो, मैं हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में ही रहता हूं। श्रेय लूटने का स्वभाव मेरा था नहीं। मेरा लंबा 30 साल का अनुभव है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो काम किया है, सच यही है कि सेवा के भाव से ही हमें तत्पर होना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। और मुझे लगता है कि कमियां सामने दिखनी चाहिए, किसी भी माध्यम से दिखे, लेकिन दूर करने के प्रयास भी होने चाहिए। यदि कोई सकारात्मक तरीके से कोई काम करता है तो फिर उसको भी डाले। हम दूसरे की आलोचना भर में समय गंवाए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं आपको फिर से बधाई देता हूं कि वास्तव में हम सबकी भूमिका यही है कि पहले हम सब मिलकर सेवा के इस काम में प्रस्तुत हों। जो बातों से नहीं हो सकती है, वो सोशल मीडिया से निर्भर नहीं हो सकती है, उसके लिए हमें प्रस्तुत होना होगा। कुछ खतरे मोल लेने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। और मुझे लगता है मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा कि उन्हें चाहे वो हेल्प डेस्क हो या वर्तमान के लिए वो तत्पर है। बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं संक्रमण से लड़ने की कोशिश सभी कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी, ये कोविड का दौर है और इस कोविड के दौर में आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि भारत में संभावनाएं बहुत हैं, आकांक्षाएं बहुत हैं और भारत की संस्कृति और पर्यटन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। लेकिन इस दौर में बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने भी होंगी। उन चुनौतियों का सामना आप मंत्री के तौर पर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा विभाग है, इसको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बहुत अहम होती है। मुझे लगता है कि दौर क्या होता है कि जब कभी ऐसी बात, मैंने तो बहुत आलोचनाएं वर्ष भर में सुनी है, मैंने अपने सोशल मीडिया पर देखी, क्योंकि मैं उसके लिए ओपन फॉर ऑल रहता हूं। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उनकी जो दूरदर्शिता है, कुछ लोग कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री आप तारीफ करते हो, मुझे लगता है कि एक साल आगे की चीजें देख लेना। उन्हें जब वैक्सीनेशन के लिए कहा था, तब उन्होंने कहा था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, पहले मैं कह चुका हूं, हर कार्यकर्ता से, हर जनप्रतिनिधि से कहा था कि वैक्सीनेशन केंद्र पर जाइए, डेस्क लगाइए और अभियान के तौर पर तेजी बढ़ाइए। जब उस समय विपक्षी दल विरोध कर रहे थे, और मुझे लगता है कि आज वैक्सीनेशन अगर हमने और बढ़ा दिया होता तो शायद हम देश को और सुरक्षित कर पाते। इस दूसरी लहर पर भी मैं ये मानता हूं वो काम आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई पर्यटक आएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, हमने खुद ने प्रतिबंध लगाया है, तो स्वाभाविक है कि वो नुकसान के लिए का अनुमान हम लगा सकते हैं। वर्ष भर में जो परिस्थितियां आई है, उसका एक एक दिन का आकलन मंत्रालय ने किया है, सरकार ने किया है। और जब भी अभी कभी कोई चीज ऐसी आई है, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की बात मैं करूं या भारत सरकार की बात करूं, उसको गंभीरता से लिया भी। क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र जो होता है सर, और पर्यटन के क्षेत्र से लोगों का रोजगार भी जुड़ता है। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें, आसपास के जिलों की बात करें, प्रदेशों की भी बात करें, तो आप देखिए सर, कई जगह पर लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प हमें लेना चाहिए, अंतिम विकल्प के तौर पर ही उसका इस्तेमाल करें। वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसे तेजी से बढ़ाया जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब पहला चरण था, उस समय का जो अनुभव सामने आया था, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में बातें होती है या जो वो चीजें देश और समाज के सामने रखते हैं, मुझे लगता है कि हमें इस दौर में एकजुट होकर उसका पालन करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि लॉकडाउन उसका समाधान नहीं है। हमें सुरक्षा की चिंता भी करनी पड़ेगी, लेकिन रोजगार की चिंता भी करना पड़ेगी। पूरा वर्ष निकल गया है, जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, जो सीधे रोजगार प्राप्त नहीं करते लेकिन साथ में रोजगार प्राप्त करते हैं, उनकी हालत वास्तव में बहुत खराब है। और कोई वैकल्पिक रोजगार का प्रबंध जहां पर नहीं होगा, वहां पर कठिनाइयां दिनों दिन बढ़ेंगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बड़े दिशा सूचक की तरह काम किया है कि हमें किस परिस्थिति में लॉकडाउन करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमें लोगों के रोजगार की भी चिंता करना पड़ेगी। मैं किसान होने के नाते कह सकता हूँ, फसल कट गई है, अब उसकी तुलाई का दौर शुरू हो गया है। पिछले समय भी ऐसा था, अभी भी है, लेकिन वो किसान की ताकत है, ये देश की ताकत है कि आज वो फसल को खरीदी केंद्र तक पहुंचा रहा है। मुझे लगता है ये भी बहुत जरूरी है, जिसके कारण ये पूरा वर्ष हमने पिछला
उसी किसान के अन्नदाता की दम पर पूरा किया है और आगे फिर वो भंडार भर रहा है। ये परिस्थितियां हैं जिनके बारे में हम सबको सोचना होता है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल और है सर, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं पर्यटन के क्षेत्र से, आपने रोजगार का जिक्र यहाँ पर किया, तो कई मर्तबा वो राहत की आस भी रखते हैं और दी भी गई है, पहले भी दी गई है। क्या आपको लगता है कि ये समय थोड़ा सा कठिन है, इसके बाद थोड़ी इससे राहत देनी होगी, थोड़े से ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि पर्यटन का जो व्यवसाय है वो बढ़े, यहाँ पर पर्यटक आएँ और भारत की जो तस्वीर पूरी दुनिया में हमें स्थापित करनी चाहिए उसमें मदद मिले? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। ये विपदा का समय गुजरेगा। बीच के 3-4 महीने मिले थे, चाहे जम्मू कश्मीर हो या जितने भी हिमालयन हमारे राज्य हो या गोवा हो, वहां 2 महीने के भीतर सैचुरेशन पर हम थे। रहा सवाल प्रतिष्ठा का, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने लोगों को दवाइयां दी, वैक्सीन दी, पूरी दुनिया में भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है जिसने दूसरे देशों की मदद की हो। हमारी प्रतिष्ठा इतनी ऊंचाइयों पर गई है कि जो परसेप्शन के कारण देश में पर्यटकों की संख्या का हम अनुमान लगाते थे, उस परसेप्शन ने आसमान छुआ है। योगा हो, चाहे भारतीय चिकित्सा पद्धति हो, आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोरोना, भारत सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन हम यही प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे, ये फेज निकलेगा, भारत अपने स्वर्णिम समय की तरफ आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, ये विश्वास होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन इस दौरान सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जो स्थिति को ऐसे बयां करती हैं जिससे आदमी भय के माहौल में आ जाता है, डर जाता है। तो इस दौरान सकारात्मकता भी बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है सर सकारात्मकता हमें संबल देती है? और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी भी कोशिश यही है प्रहलाद पटेल जी, इसलिए हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रोको टोको अभियान चला रहा है। जी मीडिया की ये कोशिश रहती है कि लोगों तक पॉजिटिव संदेश जाए, सकारात्मक पहल के जरिए ही जाए। ये सकारात्मक पहल के लिए मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये झूठी दिलासा नहीं है, ये समाज और देश को बचाने की कोशिशें है। और इसलिए मुझे लगता है कि ना किसी को बड़बोलापन करना चाहिए, लेकिन जो चीजें सच हैं वो कहनी चाहिए। वो निश्चित रूप से जी अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और मैं भी प्रार्थना करता हूं कि ये समय आपस में कमियां छोड़ने का नहीं है। कोई कमी दिखती है तो उस कमी को पूरा करने का है। हम सब मिलकर चले, आगे बढ़े, यही देश के लिए सबसे बेहतर होगा। मैं ये शुभकामनाएं भी देता हूं। बिल्कुल प्रहलाद पटेल जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही चलते रहेंगे। सकारात्मकता बहुत जरूरी है, ये कठिन दौर है, ये भी चला जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रहलाद पटेल जी हमसे इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।